अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट मलिक इरफान अमीर और आप देख रहे हैं प्राइम लॉ एसोसिएट। आज की वीडियो ख़ास तौर पर टैक्स कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स और तमाम टैक्स प्रैक्टिशनर्स के लिए है, क्योंकि टैक्स ईयर 2026 की FBR IRS रिटर्न में ऐसे मुतअद्दिद टेक्निकल लीगल इशू सामने आ रहे हैं जिनकी वजह से मुल्क भर के टैक्स पेयर, कंसल्टेंट शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अगर आप भी टैक्स रिटर्न 2026 फाइल कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम सिर्फ इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे बल्कि इनके प्रैक्टिकल सलूशन पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि 27 जुलाई 2026 से FBR रिटर्न इंडिविजुअल और AOP इन दोनों को IRS ने ओपन कर दिया है, लेकिन हकीकत में बैक एंड पे अभी भी कंटिन्यूस चेंजेस चल रहे हैं, अपडेट्स हो रही हैं। और अफसोस की बात यह है कि FBR ने कोई ऑफिशियल SRO जारी नहीं किया। टैक्स बार और स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं उनको प्रॉपर कंसल्टेशन में नहीं लिया गया। अब आते हैं इन अहम इश्यूज़ की तरफ जिनके ज़रिए से तकरीबन हर कंसल्टेंट सामना कर रहा है। इशू नंबर 1, रिटर्न प्रीव्यू का मसला। पहले रिटर्न सबमिट करने से पहले प्रीव्यू देखकर वेरिफिकेशन की जा सकती थी, लेकिन अब सिर्फ डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है। इस वजह से रिटर्न को वेरीफाई करना मुश्किल हो गया है और गलतियों के इम्कानात बढ़ गए हैं। इशू नंबर 2, रॉन्ग डाटा फैचिंग। IRS मुख्तलिफ जगहों से डाटा फैच कर रहा है, MIS रिपोर्ट्स और FBR के लिए रिकॉर्ड से मैच नहीं करता। एक ही इनकम या विद होल्डिंग मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ अमाउंट के साथ ज़ाहिर हो रहा है, जिसकी वजह से कंपटीशन में काफ़ी गलती और मुतासिर हो रही है ये सारी चीज़। इशू नंबर 3, एडिट और डिलीट का ऑप्शन लॉक हो जाना। अगर सिस्टम ने कोई गलती डाटा फैच कर लिया है या कंसल्टेंट से कोई एंट्री मिस्टेक हो गई है तो कई जगहों पर एडिट या डिलीट की सहूलत ही मौजूद नहीं है। प्राल की सपोर्ट टीम भी अक्सर यही कहती है कि ईमेल कर दें, लेकिन फौरी सोल्यूशन दस्तयाब नहीं है। इशू नंबर 4, मिनिमम टैक्स कैलकुलेशंस। अगर किसी बिजनेस की टर्नओवर मुख्तलिफ मिनिमम टैक्स रेट्स मसलन 1.25 और 0.25 के तहत आती हैं तो मौजूदा सिस्टम दोनों रेट्स को एक ही रिटर्न में प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर रहा। इशू नंबर 5, डिडक्शन और विद होल्डिंग टैब्स। अंडर सेक्शन 150, 151, 13 और 233 की एंट्रीज में भी मुतअद्दिद एरर्स सामने आ रही हैं। डाटा ना सही फैच हो रहा है और ना ही करेक्टली रिपोर्ट हो रहा है। इशू नंबर 6, लार्ज फिगर डिस्प्ले प्रॉब्लम। अगर किसी टैक्स पेयर की मिलियन 100 मिलियन फिगर्स से ज़्यादा हो तो अमाउंट पूरी डिस्प्ले नहीं होती, जिससे वेरिफिकेशन मज़ीद मुश्किल हो जाती है। इशू नंबर 7, रॉन्ग ऑटो कैलकुलेशन। क्योंकि बैक एंड डाटा गलत फैच हो रहा है, इसलिए सिस्टम की ऑटो कैलकुलेशन भी कई केसेस में इनकरेक्ट हो रही है, जिसका असर फाइनल टैक्स लायबिलिटी पे आ रहा है। इशू नंबर 8, कैपिटल गेन और प्रॉपर्टी मॉड्यूल। कैपिटल गेन के मॉड्यूल में भी कई टेक्निकल खामियां मौजूद हैं। सेक्शन 37(1)(a) में हेडिंग में सिर्फ प्रॉपर्टी लिखी गई है और कानूनी तौर पर इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आप अगर देखेंगे तो टैक्स फॉर्म में ये चीज़ आपको सामने नज़र आएगी। इसी तरह 37(2) के तहत मूवेबल एसेट की कैपिटल गेन रिपोर्टिंग का मुनासिब जो ऑप्शन है वो मौजूद ही नहीं है। इशू नंबर 9, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर, ओवरसीज़ पाकिस्तानी। बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनकी सिर्फ प्रॉपर्टी इनकम है, इनसे गैर ज़रूरी प्रॉपर्टी डिटेल मांगी जा रही हैं, हालांकि इनकी टैक्स प्रोफाइल के मुताबिक रिक्वायरमेंट हर केस में मुनासिब नहीं है। इशू नंबर 10, इनफ्लो रिकंसाइल एरर। इनफ्लो रिकंसाइल स्टेटमेंट में डुप्लीकेट और रॉन्ग कैलकुलेशन की शिकायत भी मसूल हो रही हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा रिपोर्ट आने वाले इशू को। जब आप रिटर्न सबमिट करते हैं तो सिस्टम एरर देता है, 1 or more unstructured properties have been identified in tax return। इसका मतलब यह है कि FBR ने इस साल स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज वैलिडेशन मुतारिफ करवाई है। अगर आपकी वेल स्टेटमेंट में कोई प्रॉपर्टी पहले वाले फॉर्मेट में मौजूद है तो रिटर्न सबमिट नहीं होगी। इसका सलूशन यह है कि हर प्रॉपर्टी की मुकम्मल मालूमात अपडेट करें, मसलन प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, कंप्लीट एड्रेस, प्रॉपर्टी टाइप, एरिया, एक्विजिशन डेट,
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ये सारी चीज़ें क्यों मांगी गई हैं, इसकी भी एक वीडियो आपके नेक्स्ट इंशाल्लाह बनाएंगे, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि FBR प्रॉपर्टी के टैक्सेस एक तरफ से कम करके दूसरी तरफ से कौन सा जाल बिछा रहा है, तो वो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। ये मालूमात अपडेट करने के बाद रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट होगी। और एक और अहम प्रॉपर्टी सेल के हवाले से है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी फ़रोख्त की है तो अब इसे पहले की तरह वेल्थ स्टेटमेंट में इसे डायरेक्ट डिलीट नहीं किया जा सकता। अब आपको पहले कैपिटल गेन टैब में जाकर सोल्ड प्रॉपर्टी को टैग करना होगा। इसके बाद मुतलका जो है CPR खुद अटैच हो जाएगी, लेकिन अमाउंट आपने मैन्युअली खुद इसको कैलकुलेट करके इंटर करनी है। इसके अलावा 236C सेक्शन की विद होल्डिंग भी अलग से विद होल्डिंग टैब में फीड करना ज़रूरी है, वरना वो कंपटीशन में शामिल नहीं होगा और आपका टैक्स बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो पहले वेल्थ स्टेटमेंट में ऐड करेंगे, फिर 236C सेक्शन में विद होल्डिंग को प्रॉपर्टी के साथ टैग करेंगे। और अब सवाल पैदा होता है कि कंसल्टेशन को वक्त क्यों नहीं, वक्त क्या करना चाहिए इस वक्त। तो मेरी प्रोफेशनल रिकमेंडेशन ये है कि जब तक IRS पोर्टल मुकम्मल तौर पर स्टेबल नहीं हो जाता, आप हर क्लाइंट के रिटर्न पहले एक्सेल में ड्राफ्ट करें या इसके फॉर्म में ड्राफ्ट करें IRS के। तो लायबिलिटीज़, एसेट्स, विद होल्डिंग्स और डिडक्शंस, इनकम और वेल्थ स्टेटमेंट की तमाम डिटेल एक्सेल और आपके पास इस फॉर्म में मौजूद होनी चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप FBR बैकएंड इशू रिजॉल्व कर देगा तो आपके पास सिर्फ डाटा ट्रांसफ़र और फाइनल सबमिशन का काम रह जाएगा और दोबारा पूरी रिटर्न तैयार नहीं करनी पड़ेगी। आखिर में मेरी गुजारिश है FBR पराल और मुतलका अथॉरिटी से कि इस नए रिटर्न सिस्टम की ग्राउंड टेस्टिंग हो प्रॉपर और टैक्स बार और प्रोफेशनल बॉडीज़ से कंसल्टेशन की जाए और इन तमाम टेक्निकल बग्स को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए ताकि टैक्स कंप्लाइंसेस आसान हो, ना कि मज़ीद पेचीदा हो। अगर आपको भी 2026 टैक्स रिटर्न में कोई नया इशू या एरर सामने आ रही है तो ज़रूर कमेंट करें। मुमकिन है आपका मसला भी अगली वीडियो में डिस्कस किया जाए और आपको भी इसका सलूशन दिया जाए। अगर वीडियो मालूमाती लगे तो इसको लाइक करें, अपने प्रोफेशनल कोलीग के साथ शेयर करें और प्राइम लॉ एसोसिएट को सब्सक्राइब कर रहे हैं। नई वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।